कि राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया है, उसके इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। वो जब भी कोई बात करता है वो केवल अपनी व्यक्तिगत बात करता है, अपने व्यक्तिगत हितों की बात करता है, या मैं कहूंगा वो चापलूस है। जो इंसाफ मंच के जो लोग हैं, जो इंसाफ मंच संस्था का उन्होंने गठन किया, अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि वो इंसाफ मंच का गठन उन्होंने क्यों किया, क्या इंसाफ चाहिए, किसके लिए इंसाफ चाहिए। हमेशा वो सत्ता में रहे, उनके बाप सत्ता में रहे, अभी वो 20 साल से मंत्री है, फिर इंसाफ किसके लिए। तो ये इंसाफ मंच का गठन करने के बाद मैं समझता हूं कि दक्षिण हरियाणा के लिए धोखा था और धोखा है। वो केवल अपने लिए लड़ाई लड़ता है, अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, या अपने जो कार्यकर्ता है इंसाफ मंच के उनके हितों की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हितों की तो बात तो करता ही नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं है, इसलिए हमने पार्टी से रिजाइन कर दिया। जी, जब मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया, दक्षिण हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया केवल राव नरवीर सिंह को छोड़ दे तो सारी सीटों पर राव इंद्रजीत के व्यक्ति या इंसाफ मंच के व्यक्ति या उनके कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो जो पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहा हो। ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। इस व्यक्ति ने 2014 में ऑन रिकॉर्ड है, 2014 में इसको टिकट नहीं मिला तो इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को मतलब गालियां दी है, न केवल गालियां दी है बल्कि भद्दी टिप्पणियां की है। हमारे साथ आज भाजपा के वरिष्ठ नेता सुमेर तंवर जी साथ हैं। तंवर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने याद किया। तंवर साहब, क्या राजनीति क्या चल रही है दक्षिण हरियाणा में? मैंने आपके 2-3 बयान देखे हैं कि आपकी टिकट कटने के बाद आप मुखर हो गए हैं, खासकर केंद्र में जो मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह को लेके, क्या कारण रहा? देखिए, मैं पिछले 37 सालों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ में जुड़ा रहा। 1987 से लेकर के और 2024 तक मेरा भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकाल रहा। मैंने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में काम किया, विभिन्न पदों पर मैंने काम किया। 1987 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। उसके बाद सन 90-91 के आसपास हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री जब अनिल विज साहब जो हरियाणा प्रदेश के यूथ के अध्यक्ष थे, मैं उनकी टीम में गुड़गांव का अध्यक्ष था। उसके बाद विभिन्न पदों पर तिलकराज मल्होत्रा जी जब जिला अध्यक्ष रहे, उनकी टीम में मैं जिला उपाध्यक्ष रहा। अरुण महेश्वरी जी जिला अध्यक्ष रहे तो उनकी टीम में उपाध्यक्ष रहा। तेजपाल तंवर जी जो अपने पूर्व विधायक हैं और अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं वर्तमान में सोना विधानसभा से, वो जब जिला अध्यक्ष थे तो उनके साथ भी मैं उपाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। ऐसा क्यों किया पार्टी ने? आप जब विभिन्न पदों पर रहे, पार्टी की सेवा की, आरएसएस में रहे, तो पार्टी ने इस तरह का आपके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया? क्या कारण रहे इसके पीछे? तो कारण तो वो लोग बताएंगे। मेरी तो पार्टी के प्रति आस्था, पार्टी के प्रति निष्ठा, उसके अंदर मैं तो समझता हूँ कि मेरा तो कोई कारण ऐसा रहा नहीं रहा होगा। मैं तो पूरा निष्ठावान रूप के कार्यकर्ता के रूप में काम किया। अब ऐसा कारण क्या रहा होगा ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो उच्च पद में जो बैठे हैं वो लोग ही बता पाएंगे। मैं तो इस बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि 2014 से लेकर के 2024 तक, ये 10 साल के कार्यकाल में जब हमारी पार्टी के अंदर राव इंद्रजीत सिंह जी आए, तब से लेकर के आज तक वो केवल 2014 में जो उनके साथ में और उनके द्वारा गठित इंसाफ मंच, उस इंसाफ मंच के लोग उनके साथ जब 2014 में पार्टी में आए और आज भी वो है, तो मैंने ये महसूस किया, मेरे साथ अनेकों सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने महसूस किया कि राव इंद्रजीत ने भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर लिया है, उसके इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया है। वो जब भी कोई बात करता है वो केवल अपनी व्यक्तिगत बात करता है, अपने व्यक्तिगत हितों की बात करता है, या मैं कहूँगा वो चापलूस है। जो इंसाफ मंच के जो लोग हैं, जो इंसाफ मंच संस्था का उन्होंने गठन किया, अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि वो इंसाफ मंच का गठन उन्होंने क्यों किया, क्या इंसाफ चाहिए, किसके लिए इंसाफ चाहिए। हमेशा वो सत्ता में रहे, उनके बाप सत्ता में रहे,
अभी वो 20 साल से मंत्री है, फिर इंसाफ किसके लिए? तो ये इंसाफ मंच का गठन करने के बाद मैं समझता हूं कि दक्षिण हरियाणा के लिए धोखा था और धोखा है। वो केवल अपने लिए लड़ाई लड़ता है, अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ता है, या अपने जो कार्यकर्ता है इंसाफ मंच के, उनके हितों की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हितों की तो बात वो करता ही नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे दूर बनाए हुए हैं। दूसरा, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरी जानकारी नहीं है कि जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो वर्षों से लगे हुए हैं, जो पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको दूर किया जा रहा है? और जो कांग्रेस पार्टी से आप बता रहे, कांग्रेस पार्टी से भी आए हैं और अपने अपने दल जो बना के आते हैं, उनसे उनको ज़्यादा लगा हो गया उनको, क्या पार्टी को पता नहीं है? देखिए, पार्टी को पता है या नहीं पता ये तो वही लोग जाने, लेकिन मैंने जो महसूस किया है और मेरे साथ जो सैकड़ों हजारों जो कार्यकर्ता है जो उन्होंने महसूस किया है, मैंने पहले भी कहा कि 2014 से लेकर अब तक वो सिर्फ इंसाफ मंच की बात करता है। मैं उदाहरण की अगर बात करूँ, आपको उदाहरण बताऊं तो अब जैसे भी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, दक्षिण हरियाणा की मैं बात करूँ तो एक सीट को छोड़ दें, बादशाहपुर विधानसभा को, जी, वहां से राव नरवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बादशाहपुर विधानसभा को छोड़ करके आप गुड़गांव की बात करें तो जो व्यक्ति संगठन चुनाव लड़ रहा है, मैं उस व्यक्ति को संगठन का मानता ही नहीं। जी, पटौदी से जो चुनाव लड़ रही है वो भी संगठन की नहीं है, वो भी उसी की इंसाफ मंच की कार्यकर्ता है। रिवाड़े की बात करूं तो वो भी उसी का व्यक्ति है। बावल से आप देखिए, बावल से अनेकों कार्यकर्ता ऐसे थे जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे और योग्य कैंडिडेट थे, लेकिन उनको दरकिनार करके, और ऐसे व्यक्ति को जो अभी वर्तमान में नौकरी पे था और वो अच्छे पद पर था, जहां तक मेरी जानकारी है वो असिस्टेंट डायरेक्टर था हेल्थ डिपार्टमेंट में, उसका रिजाइन करा करके उसको टिकट दिया। क्यों भाई? क्या वहां पे कार्यकर्ता नहीं था? क्या ये कार्यकर्ताओं का निर्माण, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्माण इन्हीं लोगों के लिए किया हमने कि आप नौकरी भी करोगे और फिर बाद आप राजनीति भी करोगे? राजनीति वो लोग करें जो लोग पहले से करते चले आए हैं, उन्हीं लोगों को टिकट मिलना चाहिए। अगर हम बात करें कोसली की तो कोसली से भी उसी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। बात करें अटेली से, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी कहती है भी हम परिवारवाद के अंदर विश्वास नहीं करते, हम जातिवाद के अंदर विश्वास नहीं करते। मैं कहता हूं अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज रही नहीं है, इसलिए हमने पार्टी से रिजाइन कर दिया। जी, जब मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दिया, दक्षिण हरियाणा के अंदर मैंने आपको बताया केवल राव नरवीर सिंह को छोड़ दें तो सारी सीटों पर राव इंद्रजीत के व्यक्ति या इंसाफ मंच के व्यक्ति या उनके कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ रहे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हो जो पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहा हो, ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। आपने कहा कि इंद्रजीत ने कब्जा कर लिया पार्टी पे, इंद्रजीत के कहने से सभी सीटें मिल गई हैं, तो क्या उन सीटों की क्या स्थिति है, क्या रहेगी? क्योंकि अटेली में तो उनकी खुद बेटी चुनाव लड़ रही है, वहाँ आज योगी आदित्यनाथ भी हैं, अमित शाह भी चले गए हैं और बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है। कारण क्या है? क्या डर है कहीं पे? देखिए, मैं दक्षिण हरियाणा की बात करूं और विशेष तौर से मैं गुड़गांव की बात करूं, गुड़गांव मेरा कार्य क्षेत्र है। तो गुड़गांव में जिस व्यक्ति को इन्होंने टिकट दिया है, इस व्यक्ति ने 2014 में ऑन रिकॉर्ड है, 2014 में इसको टिकट नहीं मिला तो इसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को मतलब गालियां दी हैं, ना केवल गालियां दी हैं बल्कि भद्दी टिप्पणियां की हैं नेताओं के लिए। उसमें चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे राजनाथ सिंह जी हों, हमारे बीच में नहीं रही भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही वरिष्ठ नेता बहन सुषमा स्वराज जी, उनके बारे में, और हरियाणा के भीषम पितामह जिन्होंने हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, जिन्होंने बड़ा किया है, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, कद्दावर नेता है, 5 बार एमएलए रहे, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी हो, क्या उनके बारे में गालियां नहीं दी? तो 2014 में जिस व्यक्ति ने इस प्रकार की टिप्पणी की हो, उसी व्यक्ति को दोबारा जो है आपने टिकट दिया हो। क्या भाजपा अंधी है या भाजपा का जो नेतृत्व वो अंधा है तो या बहरा है? ये तो उनको देखना चाहिए। इसी के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे कार्यकर्ता, तो मैं तो कार्यकर्ता होने के नाते मैं आवाज उठा रहा हूँ। अब जिन कार्यकर्ताओं की जो है कोई दबाव है, कोई दबाव है आपके ऊपर, कोई दबाव आ रहा है? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरी अंदर की जो आत्मा है उसने गवाही नहीं दी। नहीं, पार्टी का कोई दबाव हो या आरएसएस का दबाव हो, आप लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं ना पार्टी के साथ, थोड़ा टूटने में भी दुख आता है, दुख होता है। ऐसा है कि मैंने सारी बातों को लेकर के
जो पीड़ा थी, जो कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी, कार्यकर्ताओं की पीड़ा को मैंने उनके सामने रखा। जो हमारे यहाँ के जो प्रभारी है, सह प्रभारी है, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको कार्यकर्ताओं की परवाह थी भी नहीं। कार्यकर्ताओं की बातों को वो दरकिनार उन्होंने कर दिया। तभी दुखी मन से मैंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दिया, और ना केवल मैंने दिया, मेरे साथ लगभग 200 पार्टी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया। और मैंने देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यही बातें मैंने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिख करके उसके अंदर मैंने रिजाइन भी लिखा है कि मेरा पार्टी के साथ जो है अब मेरा कोई रहना नहीं है, मेरा पार्टी से इस्तीफा है। और इन कारणों से लेकर के, क्योंकि इस पार्टी के अंदर केवल एक आदमी और इंसाफ मंच का कब्जा हो गया है, और यदि अगर पार्टी को आप जिंदा रखना चाहते हो, पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो इस व्यक्ति को पार्टी से आपको निकालना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं पार्टी जो है क्यों नतमस्तक हो जाती है, मुझे नहीं पता क्या कारण है। सुमेर को टिकट नहीं मिली इसलिए नाराज? देखिए, मेरी व्यक्तिगत अगर बात करो, हाँ ठीक है कि मैंने मेरा अपना हक बनता था, मेरा अधिकार था। मैंने जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने वर्षों काम किया, 37 साल, जब आप नए नए आदमी को, मैं तो कार्यकर्ता हूँ और शुद्ध रूप से कार्यकर्ता हूँ, 24 कैरेट का मैं कार्यकर्ता हूँ। आप गुड़गांव क्या पूरे दक्षिण हरियाणा, पूरे हरियाणा में जितने भी लोग हैं, आप किसी से पता करते हो, मैंने सबके साथ, मैंने श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मैंने काम किया। मैंने देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की टीम में प्रदेश का महामंत्री रहा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो वो प्रदेश का हरियाणा प्रदेश का महामंत्री था। मैंने विज साहब के साथ मैंने काम किया, मैंने मनोहर के साथ मैंने काम किया, मैंने भूपेंद्र यादव जी के साथ मैंने काम किया। उसके बावजूद भी दूरी? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर करके, कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या करके, और आपने ऐसे व्यक्ति के हाथ में पार्टी की बागडोर दे दी, ऐसे आदमी को पार्टी आपने सौंप दी जिसका पार्टी के साथ कोई लेना देना नहीं है, जिसको आज भी पार्टी की रीति नीति के बारे में नहीं पता, ना वो पार्टी की विचारधारा को मानने वाला आदमी है। अब उसको आप टिकट नहीं देते तो वही आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ता, 100% चुनाव लड़ता। और 2014 के अंदर भी वो चुनाव इसलिए जीत गया क्योंकि उसको पता था कांग्रेस के अंदर वो चुनाव लड़ता तो उसकी औकात पता लग जाती। वो चुनाव नहीं हारता, वो 5 लाख वोट चुनाव हारता। वो बीजेपी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की लहर थी। अब की बार जो लोकसभा चुनाव में जिस तरह की स्थिति देखी, वो खुद ही कह रहे हैं कि भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो मुझे जिताया नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मतलब मेरे पर्सनल कार्यकर्ताओं ने जिताया। गणेश भाई साहब, यही तो दुर्भाग्य है पार्टी का, देश का भी, मतदाताओं का भी। चुनाव जीतने के 2 दिन बाद बजाय कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता, उनका आभार प्रकट करता, उनका एहसान मानता, जिस विधानसभा ने, गुड़गांव और बादशाहपुर विधानसभा ने 2.5 लाख वोटों से उसको लीड कराई, उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए वो ये कहता है कि मेरे को तो मेरे कार्यकर्ताओं ने जितवाया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं इंद्रजीत सिंह जी से कि इंद्रजीत सिंह जी, आप ये बताओ कि आपके कार्यकर्ता कहां रहते हैं? आपके कार्यकर्ता रहते हैं पटौदी, पटौदी की लीड कितनी है? आपके कार्यकर्ता रहते हैं रेवाड़ी, रेवाड़ी आपकी लीड कितनी है? आपके कार्यकर्ता रहते हैं बावल, बावल की लीड आपको मिली है 5500 वोटों से। तो जो आपके जो कार्यकर्ता है वो तो काम कर नहीं पाए, और जो भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है उन्होंने काम किया, और आपने उनको इनाम देने के बजाय ये कहा कि मेरे को तो मेरे लोगों ने चुनाव जिताया है। यही दुर्भाग्य है। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा नहीं भाई साहब, गुड़गांव में उसके 2 व्यक्ति हैं। गुड़गांव विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 90, आप रिकॉर्ड देखना, आप निकालना लिस्ट, बूथ नंबर 90 पे उसके 2 व्यक्ति रहते हैं। एक तो निवर्तमान मेयर मधु आजाद, एक उसका पार्षद है दिलीप साहनी। ये उसके पुराने वोटर भी हैं, उसके पुराने सपोर्टर भी हैं, और मैं तो बल्कि कहूंगा कि अब मैं शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो तो पिछलग्गू है। कोई बात नहीं। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति बड़े कद के वो मानते अपने आप को। 90 नंबर बूथों पर कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले 293 और बीजेपी को वोट मिले 296, केवल मात्र फर्क ही नहीं है कुछ भी, 3 वोटों का अंतर। मेरा बूथ नंबर है 168 और मैंने 450 वोटों से इंद्रजीत को लीड दिलाई है। यही पार्टी कार्यकर्ताओं को जो है बातें जो है वो टीस करती है, दुख पहुंचाती है। गुड़गांव की टिकट कहां चली गई? जो आदमी बादशाहपुर से मोदी को ललकार रहे थे, अमित शाह को ललकार रहे थे, सुषमा स्वराज को ललकार रहे थे, पार्टी को नीतियों को बखेर रहे थे, उसके बावजूद भी टिकट वहां गई। कोई समाज सेवा नहीं, उसके बावजूद भी टिकट चली गई।
खाली वो ये कहते हैं जनसभा में कि इंद्रजीत की जेब में टिकट है, वो मेरी टिकट थी और इंद्रजीत ने मुझे टिकट दिया। क्या इंद्रजीत के बलबूते पे वो जीत हासिल करेंगे? मैंने आपको प्रारंभ में यही बात कही गणेश जी कि वो इंसाफ मंच के आदमियों को आगे लेके आता है। जो गुड़गांव से प्रत्याशी है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैं उसको मानता ही नहीं, मैं उसको इंसाफ मंच का इंद्रजीत का प्रत्याशी मानता हूँ। इसलिए मेरी आत्मा ने गवाही नहीं दी, इसलिए मैंने पार्टी को अलविदा कह करके और मैं आमने सामने की लड़ाई को लड़ रहा हूँ। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों लोग हैं। और उदाहरण के लिए आपने देखा होगा जब मैंने इस्तीफा दिया तो 200 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, और जब मैंने यहाँ पे जो हमारे जो निर्दलीय प्रत्याशी है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रबल टिकट के दावेदार थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनका भी टिकट काट करके उनका भी अपमान किया। तो हम सब लोगों ने तय किया 700 750 ऐसे कार्यकर्ता जो बूथों बैठते हैं, हम लोगों ने नवीन को समर्थन दिया। पहली बात। दूसरी बात, जैसे अभी आपने कहा कि भी जिस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को गाली दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गाली दी, उसी आदमी को टिकट क्यों दे दिया? मैं बहुत आपको एक मतलब ऐसी मैं आपको बात बताने वाला हूं। आप कहोगे अभी वो चुनाव लड़ रहा है, कमल के फूल पर चुनाव लड़ रहा है, गुड़गांव विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, और हमारे जो साथ का जो क्षेत्र है वो है बादशाहपुर। बिल्कुल। वहां से जो बादशाहपुर से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है राव नरवीर, मुकेश शर्मा के लोग वहां पे उसके सरेआम विरोध कर रहे हैं। जो उसके व्यक्तिगत लोग थे, जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उसके रिश्तेदार हैं। यहां तो कमल के फूल पे आप वोट मांग रहे हो और वहां कमल के फूल का विरोध कर रहे हो जी। तो ये कहां का जो है न्याय है बताइए? पार्टी इसको देख नहीं रही है। नहीं, पार्टी के लोग अंधे हैं, मैंने तो पहले भी कहा है। बहरे भी और अंधे भी हैं। अंधे भी है, बहरे भी है। मैंने तभी तो कहा मैं कि लोकतंत्र नाम की चीज है नहीं। पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र था, अब लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए मन को बड़ा कष्ट था, तो मैंने कहा मन पे कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने जो है क्या दलित समाज, क्योंकि आप दलित समाज से जुड़े हुए हो, आपका समाज भी काफ़ी है, हरियाणा प्रदेश में भी है, और खासकर पटौदी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ तो आपकी ही क्षेत्र माना जाता है उसको, तो वहाँ बिमला चौधरी को इन्होंने टिकट दिलवाई। तो उसमें कहीं ना कहीं का दलित समाज उनके साथ जुड़ेगा या टूटेगा? देखिए, दलित समुदाय की बात मैं यदि कहूँ तो इनके पास कोई बहुत बड़ा चेहरा दलित को कार्यकर्ता ना बूथों पे है, ना जिले की टीम में है, ना इनके पास मंडलों की टीम में है। कहने को तो ये किसी को भी दलित कह सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा दलित चेहरा जो आप ये गर्व से कह सकें कि ये हमारा बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, हमारा बहुत पुराना कार्यकर्ता है, वर्षों से पार्टी को इसने खींचा है, ये काम कर रहा है, ऐसा कोई भी ना तो पटौदी विधानसभा के अंदर है, ना गुड़गांव विधानसभा के अंदर है। देखिए, हमने स्वामी धर्मदेव जी से बात की, राजनीतिक चर्चा की, उन्होंने आपका भी नाम लिया कि बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनकी टिकट काट दी, तो उनको भी दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं सुमेर तंवर इस अपने आप को कहाँ खड़ा देख रहा है इस समय? देखिए, मैं बड़ा सम्मान और स्वाभिमान वाला आदमी हूँ, और मैं अपने स्वाभिमान पर अड़ा हुआ हूँ, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं बहुत सामान्य और साधारण परिवार का आदमी हूँ। जब मैंने ये तय किया कि मैंने पार्टी को अलविदा कहना है, जिस व्यक्ति ने पार्टी को 37 साल निस्वार्थ सींचा हो, अब पार्टी का देने का वक्त था, लेकिन एक आदमी की वजह से पार्टी में उनको सम्मान नहीं दे पाई। तो जब मैंने इस लड़ाई को लड़ा तो मैं अकेला था। आज मेरे साथ हजारों कार्यकर्ता, हजारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि एक सामान्य साधारण व्यक्ति के साथ में वो खड़े हैं, तो इससे मेरी ताकत और मजबूत हुई है। नवीन गोयल के साथ आपने समर्थन दिया है, नवीन गोयल चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव है, क्या स्थिति है? आपके जमीन से जुड़े हुए उनको समर्थन दिया हुआ है, आप गुड़गांव में देख रहे हो, गुड़गांव में रहते हैं आप। देखिए, यहाँ पर 2 राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं और एक इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है। आप पूरे गुड़गांव विधानसभा की मैं बात करूं तो आप उनकी चुनावी सभाओं को देखिए, नुक्कड़ सभाओं को देखिए, उनकी जो बड़ी सभाएं उनको देखिए। जो नुक्कड़ सभाएं पहले होती थी उसमें 500-700 बार बीजेपी के लोग होते थे, आज बीजेपी की सभाओं में 150, 125, 100 व्यक्ति रहते हैं। और वही नवीन गोयल, उनकी हर सभा के अंदर 1-1 हजार व्यक्ति उनकी सभाओं के अंदर रहते हैं। उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, वो सारे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके
वो नवीन के साथ में लग गए। इसका मतलब यह है कि नवीन ताकतवर हो गया है। सुमेर जी, नवीन और आप दोनों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल खट्टर जी केंद्र में मंत्री हैं, उनके बड़े नज़दीकी बताए जाते हैं। कहीं उनका इशारा तो नहीं है? नहीं, उनका कोई इशारा नहीं है और मेरे मन में उनके लिए बड़ा आदर, बड़ा सम्मान है। मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। जो भी मैंने कुछ सीखा है मैंने भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं से, चाहे उसमें श्रीमान माननीय मनोहर लाल जी हों, चाहे अनिल विज साहब हों, रामनाथ कोविंद जी हों, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ऐसा नहीं है इनका कहीं भी। हाँ, उनको थोड़ा सा तकलीफ थी जब उनको पता लगा कि मैंने रिजाइन दिया है, तो उनको बड़ी तकलीफ हुई और मेरी माननीय मनोहर लाल जी से मेरी बात भी हुई कि भाई ये कदम आपका ठीक नहीं है और ये समय भी ठीक नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि 10 साल मुझे हो गए जी, मैंने अपनी बात को रखा, आवाज़ मैंने उठाई, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा कोई चारा था नहीं। अब हमको लड़ाकू आदमी तो है नहीं, राजनीति के अंदर यही लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। तो मैंने कहा अब मेरे और इंद्रजीत के विचार नहीं मिलते, इसलिए मैं पार्टी को अलविदा कहता हूँ। जी नहीं सुमेर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग बड़े नज़दीकी रहे हैं बीजेपी में और बीजेपी संगठन में आपकी बड़ी पकड़ थी, नवीन की भी अच्छी पकड़ थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्योंकि मनोहर लाल जी भी सेंटर में दमदार नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका मंत्रालय भी काफ़ी बड़ा है। ऐसा क्या हो गया जो पुराने कार्यकर्ताओं को वो टिकट नहीं दिलवा पाए? देखो, मुझे पता नहीं, ये कारण तो श्रीमान मनोहर लाल जी बता पाएंगे। मनोहर लाल जी के साथ मेरे संबंध अच्छे हैं, आगे भी रहेंगे। मैंने बताया कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा है, दिल से नहीं छोड़ा है। मेरी विचार तो आपके दिमाग में भारतीय जनता पार्टी है, दिल में भारतीय जनता पार्टी रहेगी। मैं कि जिस मैं राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ हूँ, मेरी जो विचारधारा हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएस इन मुद्दों को लेकर के चलती है, देश के प्रति वो प्यार करती है। ये चुनाव तो नहीं है आपकी दूरियां? नहीं, मैंने कहा विचारों की लड़ाई है। मैंने कहा ना, गुड़गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा होता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा होता, तो मैं 100% उसकी मदद करता। मैंने पहले कहा कि दक्षिण हरियाणा के अंदर राव इंद्रजीत और उसके व्यक्ति और इंसाफ मंच यहाँ चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ ही नहीं रही पूरे दक्षिण हरियाणा के अंदर। मैंने कहा ना, उसके व्यक्तिगत आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए हमने तय किया कि जब भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं तो क्यों ना हम अच्छे लोगों को चुनाव चुने। जी, आपने नवीन को ही क्यों समर्थन दिया? बाकी निर्दलीय और भी चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हमारी विचारधारा, मैंने कहा ना कि हमारी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का है, कांग्रेस की हमारी विचारधारा मिलती ही नहीं बिल्कुल भी। मैं निर्दलियों की बात कर रहा हूं। निर्दलियों की बात करें तो नवीन हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता अभी भी है, था नहीं है जी। मैं उसको कार्यकर्ता ही मानूंगा, क्योंकि आप ये देखिए 10 साल से उस व्यक्ति ने न केवल काम किया है बल्कि ऐसे तमाम जो बेचारे जरूरतमंद लोग थे उनकी मदद भी की है। कोई शहर का कोई कोना, कोई गली, कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं है जहां नवीन जी को ना पहचानते हो, लोग नवीन जी को ना जानते हो। नवीन जी ने वहां पे काम करके दिखाया है, कुछ ना होते हुए भी। केवल एक वो ठीक है अपना पार्टी ने सम्मान दिया रखा है, भारतीय जनता पार्टी का नेता है, कार्यकर्ता है, उस नाते जहां उसको लगता था कि भी यहाँ मुझे कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए, यहाँ मुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, उसने लोगों की मदद की। जब हमने लोगों से राय ली कि भाई हमारे पीछे एक टीम है, हमारे पीछे एक वोट बैंक है, ये वोट बैंक खराब ना जाए, कांग्रेस को हम वोट डालना नहीं चाहते और पार्टी यहाँ पे है नहीं, तो ले जाकर के एक ही आदमी था और वो मजबूत स्थिति में था, तो क्यों ना इस व्यक्ति को और मजबूत किया जाए। तो हमने महसूस किया और सभी लोगों ने तय किया गुड़गांव के अंदर जितने भी मेरे साथ में, क्योंकि मेरा 37 साल का मेरा राजनीतिक जीवन है, जितने भी लोगों को मैंने, सैकड़ों लोगों को मैंने पार्टी के अंदर जोड़ा। आज वो लोग विभिन्न पदों पे काम कर रहे हैं, चाहे वो युवा मोर्चा में है, चाहे वो महिला मोर्चा में है, चाहे वो किसान मोर्चा में है, चाहे अनुसूचित जो मोर्चा में है, चाहे भारतीय जनता पार्टी में है, चाहे IT सेल के अंदर है। तमाम ऐसे कार्यकर्ता हमने तय किया कि नवीन गोयल गुड़गांव के लिए अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, अच्छा प्रत्याशी हो सकता है, और यदि हम इसके लिए मन से दिल से काम करें तो चुनाव जीतेगा, तो 100% गुड़गांव के लिए काम करेगा। सुमेर जी, आपने कहा कि अभी भी बीजेपी आपके दिल में है। अगर बीजेपी के बड़े नेता या RSS के नेता आपके पास आते हैं और आपको कहते हैं कि नहीं, ऐसे आदमी की आप मदद करो जो पहले बीजेपी को गाली देता रहा हो, बीजेपी के खिलाफ कुछ उल्टा सुल्टा बोलता रहे, तो क्या आप जाएंगे? मैंने कहा, मैंने तो सबको हाथ जोड़ के, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी, आपसे भी हाथ जोड़ के मैंने माफ़ी मांग ली है। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेरे से संपर्क मेरे से किया है, संघ के लोगों ने मेरे संपर्क किया है। मैं हाथ जोड़ करके उनसे मैंने माफ़ी मांगी है और मैंने निवेदन किया है कि केवल आप मुझे 5 तारीख तक छोड़ दो। 5 तारीख के बाद जो आप कहोगे, जैसे कहोगे, मैं दोबारा समर्पित हूँ आपके लिए।
वापिस जाएंगे बीजेपी में? मैंने कहा मैं समर्पित हूँ, अगर मेरे से काम लेना चाहे तो मैं समर्पित हूँ। मेरी विचारधारा की मेरी लड़ाई है। मेरा दिल और मेरा मन नहीं कहता था कि मैं ऐसे लोगों का जो है काम करूं कि जिन लोगों का भारतीय जनता पार्टी की मेल ही नहीं खाता, जिनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। जो आदमी जिसको हमने पार्टी को अपनी माँ समझा और हमारी माँ को कोई आदमी गाली बके, हम कैसे छोड़ देंगे उसको बताओ? 2014 की बात है। बड़े नेता तो माँ को गाली सुन रहे हैं, माँ की गाली सुन रहे हैं। तो उनकी आत्मा मर चुकी है, मेरी आत्मा जिंदा है। उनकी आत्मा मर चुकी है, क्या मेरी आत्मा जिंदा है। मनोहर लाल खट्टर जी की, क्या गृह मंत्री अमित शाह की आत्मा मर गई है? क्या आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी आत्मा मर गई है? देखिए तो वही बता पाएंगे। नहीं, आपने कहा ना। मैंने कहा ना, वो तो वही बता पाएंगे कि आखिर ऐसे प्रत्याशी क्यों। अब पता नहीं, मुझे लगता नहीं है कि शायद हो सकता है इसके अंदर कोई औपचारिकता वैसे कर रहे हो, कोई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वो, तो मुझे लगता है केवल नाम मात्र के लिए आकर के चले जाए। मुझे लगता है गुड़गांव के अंदर उन्होंने किसी पर कोई, जो मैंने कहा ना, जो लोग अब तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर केवल फोटो खिंचवाने वाले इंसान रह गए, फोटो खिंचवाना खाली, कुछ नहीं करना। फोटो सेशन चल रहा है, जो भी है वो फोटो के वो भूखे हैं, बस वही लोग लगे हुए। जितने वहां पर लोग हैं, इनके परिवार भी साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो आज के जो कार्यक्रम में जो इनके साथ है, उनके परिवार हमारे साथ है। बताइए, दलित समाज गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी का कैंडिडेट है मुकेश शर्मा, उसके लिए आप क्या अपील करने चाहेंगे? वोट दें या ना दें दलित समाज से? किसके लिए? मुकेश शर्मा के लिए वोट दें या ना दे दलित समाज गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र? गुड़गांव विधानसभा में आप ये देखना गणेश जी, जब आप 5 तारीख को जब वोटिंग होगी तो आप सर्वे करना, और आपको पता है जहां जहां पर दलित बस्तियां हैं, जहां जहां सलम बस्तियां हैं, जहां पर हमारे दलित वर्ग के जो लोग रहते हैं, आप देखना उनके बूथों पे हमारे यहाँ पर 20-20, 25-25, 30-30 कार्यकर्ता मिलेंगे, और बीजेपी के बूथों पर किराए के लोग भी नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। आपको ये भी पता है कि वो किराए के लोग रखते थे? पता है, तभी तो मैंने कहा वो किराए के लोग भी नहीं मिलेंगे। किराए के लोग भी वहां बैठने से संकोच करेंगे। उनको ये पता है कि ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हमें नहीं काम पड़ेगा बाद में। तो वो डर के मारे, संकोच के मारे, जो किराए के जो लोग हैं वो भी नहीं बैठ पाएंगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अंतिम क्वेश्चन मेरा, क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है? देखिए, आज तो मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, जो टिकटों का जो वितरण हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी। जी सुमेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बेबाक सवालों का बेबाक जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।